ये है आपका 13.40 13.40। Representation of a complex number in representation of a complex number in polar form। तो हमें complex number को polar form में represent करना है। अब देखिए जो normal form होती है, नॉर्मल फॉर्म हमें मालूम है कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी होती है। अब जो पोलर फॉर्म है वो क्या है वो देखिए। नॉर्मल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ये देखते आए हैं कि हम उसको ऐसे लिखते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब आ जाइए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। उसके बाद वेयर r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ए क्या होता है? रियल पार्ट, और बी क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का स्क्वायर करो, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो तो आर आ जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ऐसा है कि वो मतलब आपके बहुत ज़्यादा काम की तो नहीं है, पर उस चीज़ को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होती है इस तरीके से। तो जब भी कभी हमको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी प्लॉट पर मतलब ग्राफ पर कहीं पर भी प्लॉट करके दिखाना होता है तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि जो ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस पर तो मैं लेता हूँ रियल पार्ट और वाई एक्सेस पर मैं लेता हूँ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आर ई, यहाँ लिखेंगे आई एम। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ इसका काम बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन मेरे को एक चीज़ इसमें निकालनी होती है, एक तो मॉडुलस होता है और मॉडुलस के अलावा दूसरी जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो वो आर्ग्यूमेंट किस तरीके से है, कैसे निकाला जाता है आर्ग्यूमेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखिएगा इसमें ऐसा है कि मैंने बोला ऐसी एग्जांपल के तौर पर हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो 2 जो है वो रियल पार्ट है, उसको कहाँ लोगे? 1 और 2 है ना, और 3i। तो ये i में कितना स्टेप आपको चलना है, यानी कि i एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस आपकी y एक्सेस होती है, तो उसको आप क्या लेंगे? 1 2 और 3। तो 2 और 3 इन दोनों को जब हमने दोनों को प्लॉट करा तो यहाँ पर पॉइंट मिल गया मेरे को। इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ऐसे इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। तो इसकी जो ये लेंथ निकल के आती है ना, इसकी जो ये लेंथ निकल के आती है ये तो कहलाता है आपका मॉडुलस। और ये आप समझ लो क्या हो गया फिर, ये जरा देख लो, इसको ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया तो ये परपेंडिकुलर बन गया। तो ये क्या है? 2 यानी कि ए, और ये क्या है? 3 यानी कि बी, और 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है। तो ये तो जो मॉडुलस आया है ये तो कैसे आया है? ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आया है, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं। उसके आगे हम ये कहेंगे कि जो हमें एंगल लेना होता है वो एंगल क्या होता है? एंगल को ही हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में जो एंगल होता है उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब तो हमने बहस सुना है, आर्ग्यूमेंट का मतलब तो बहस होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स रियल की तरफ इंक्लाइंड है या इमेजिनरी की तरफ इंक्लाइंड है। हम कहेंगे इमेजिनरी की तरफ इंक्लाइंड है, क्योंकि इमेजिनरी वाला कॉम्पोनेंट बड़ा है, रियल के कंपैरिजन में वो बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल और इमेजिनरी के बीच में बहस चल रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो जो आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट ही ये डिसाइड करता है कि वो किसकी तरफ इंक्लाइंड है। और इंक्लाइंड यानी कि जहाँ पर भी इंक्लिनेशन आएगा वहाँ पर एंगल बन जाएगा। तो वो जो एंगल है उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो एंगल हम किस तरह से लेकर चले हैं भाई, हमने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे ही पढ़ा है। तो हम ना इस तरीके से चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्या, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जो भी आप प्लॉट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो मॉडुलस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज टेकन एज थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख दो थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब ये अल्फा क्या है बताऊंगा आगे। इसी तरीके से अब आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए हमारा जो ये रियल पार्ट है ये नेगेटिव में हो जाए, रियल पार्ट नेगेटिव में और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव में, तो हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा ऐसा। तो जो हमारा मॉडुलस है, जो मॉडुलस है वो कहाँ पहुँच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमको लेना है ये वाला एंगल, हमको ये वाला एंगल लेना है। तो ये जो थीटा है, इस केस में आप थीटा को बोलेंगे पाई माइनस अल्फा। और अल्फा क्या है, अल्फा ये है, अल्फा ये। तो 180 डिग्री में से पूरा का पूरा 180 डिग्री ये होता है, 180 डिग्री में से इस अल्फा को रिड्यूस कर दो तो इधर वाला एंगल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अच्छा, और उसके बाद जरा देखिएगा, उसके बाद मैंने ये कहा कि अगर मेरा भी अल्फा समझाऊंगा कि अल्फा क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, तो मुश्किल नहीं। अल्फा यही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। दूसरा वाला ग्राफ ऐसे बनाया कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास हो जाए -2 + 3i, तो -2 कहाँ होगा, -2 यहाँ पर और 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। जब दोनों को प्लॉट करा तो पॉइंट यहाँ मिल गया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, है ना। और एंगल जो मुझे लेना है, आर्ग्यूमेंट जो मुझे लेना है, एंगल मतलब आर्ग्यूमेंट, वो जो मुझे लेना है वो मैं कैसे लूँगा कि ये जो मॉडुलस बना है ना, एक्चुअली ये मॉडुलस बन रहा है, ठीक है। ये जो मॉडुलस बना है ये रियल एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल मेरे को लेना है। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा ये है कि जो भी हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा, राइट ट्राइंगल जो भी हमारे पास बन जाएगा, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो तो आपके पास tan अल्फा आ गया, ठीक है। और tan अल्फा जैसे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो पहले जो आसान तरीका है, आसान तरीका ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना होगा। और परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, ये इमेजिनरी पार्ट b, और बेस हमेशा क्या होगा, रियल पार्ट। यहाँ पर भी देखिए तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और बेस क्या हो जाएगा ये रियल पार्ट, ठीक है। तो अल्फा आपका हो जाएगा, लिखवाता हूँ मैं, tan इनवर्स b अपॉन ए बोलते हैं, और tan इनवर्स क्या है वो भी बताऊँगा। हाँ, ये दूसरा वाला क्या, दोबारा दोबारा देखिए। हमने ये कहा कि अगर हमारे पास अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसमें रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो रियल पार्ट नेगेटिव को इस तरफ प्लॉट करोगे और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव को इस तरफ प्लॉट करोगे, दोनों को ज्वाइन करोगे। यहाँ डॉट मिल गया आपको, इस डॉट को ओरिजिन से ज्वाइन करा, तो ये जो लाइन बनी है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है मॉडुलस। तो जो मॉडुलस ये r बन गया है हमारे पास, r लिख सकते हैं इसमें, स्मॉल r। ये जो r बना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब मैं ये कहूँगा कि अब आसान एंगल ये है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर मैं ले लूँगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना लिया, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, इमेजिनरी पार्ट 3, और बेस क्या हो गया, ये 3 है, बेस क्या हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो हमारे पास tan अल्फा आ जाएगा। अच्छा, और ज़्यादातर केसेस में माइनस अल्फा नहीं होगा, माइनस अल्फा, अल्फा तो उधर है, तो यहाँ पे माइनस अल्फा माइनस अल्फा कैसे, मैंने तो सिर्फ इस एंगल की बात करी, ये तो एंगल हो गया, ये तो एंगल अल्फा हो गया। अब जब एंगल अल्फा है हमारे पास, लेकिन मुझे मॉडुलस का एंगल यानी कि आर्ग्यूमेंट उसको बोलते हैं, उसको मेरे को निकालना है कि रियल एक्सिस से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो गया, बस इतना ध्यान रखना। अब इस पर आ जाओ, समझ गए, अब इस पर आ जाओ। तो इधर क्या है, अभी हमने क्या करा कि रियल पार्ट को नेगेटिव करा था, अब क्या करो, इमेजिनरी पार्ट को भी नेगेटिव कर दो। सोचो रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, तो हमारा जो मॉडुलस है वो यहाँ कहीं बनेगा, वो यहाँ कहीं बनेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है,
इस केस में जो आपका थीटा बनेगा, ये यहाँ पे थीटा इतना बड़ा, ठीक है, तो ये जो थीटा बनेगा, ये थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 270 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो, या फिर उसका एक शॉर्टकट है, उसको क्या कर लो, उस थीटा को आप सीधे सीधे लिखिए माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इस वजह से कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर ऐसा बना है, एक्चुअली ये इसी की इमेज बन गई यहाँ पर, ये जो बना है ये इसी की इमेज बन गई। अगर मान लीजिए रियल एक्सेस को आपने एक मिरर मान लिया, तो ये इसी की इमेज बन गई, और जब इमेज बनती है तो हमारा जो एंगल है, बस उस एंगल को आप नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है। इसको प्रूव भी करा जा सकता है, पर ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही नेगेटिव आ जाएँ, तो आप क्या करेंगे, आप थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसी तरीके से अगर हमारा रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाए, यानी कि ऐसा हो जाए, तो ये जो है ये किसकी इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, ये इसकी इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। इसको मिरर मान लें तो इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी, तो ये यही तो बन रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कैसे, जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो अल्फा एंगल अगर ये वाला हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये हमको तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होता है, तो इस थीटा को जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको समराइज अगर हम करें, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डाउट तो नहीं कुछ, ठीक, चलिए जी। अब इसके बाद हम ये कहेंगे वेयर अल्फा can be calculated, where alpha can be calculated as tan alpha is equal to b upon a, ठीक है। ज़्यादातर केस में ये जो हमारा b अपॉन a है, ये कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो हमको पता है, भाई tan के हमको कितने एंगल पता है, वो 4-5 एंगल जो है 0 डिग्री पर 0, ठीक है, और आपका 45 डिग्री पर 1, 20 डिग्री पर 1/√3, 60 पर √3, और 90 डिग्री वाला तो वो भी केस आएगा, वैसे इन्फिनिटी वाला भी आएगा। तो वो एंगल्स हमको पता है, तो ज़्यादातर आपका जो ये b अपॉन a है, ये ना नोन वैल्यू आएगी, तो हमें अल्फ़ा निकाल सकते हैं, और जब हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं तो हमारे पास बड़े आराम से थीटा आ सकता है। तो थीटा हमको 4 केसेस देखने हैं, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, and fourth quadrant theta is equal to minus alpha। ये याद रखना है, where theta is called argument of a complex number, where theta is called argument of a कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। अब जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। और इसमें ना एक चीज़ और कर लीजिएगा, इसको ना मॉडुलस कर देना, मॉड मतलब आपको नेगेटिव नहीं लेना, जैसे यहाँ पर भी था ना, यहाँ पर ये नेगेटिव था, तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लूँगा, मैं मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लूँगा कि इसको 3 लूँ और इसको माइनस लूँगा, तो 3 और 2 लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा क्या करेंगे, example number 1, find the modulus and argument of each of the following complex numbers।
आर्ग्यूमेंट of each of the following complex numbers फर्स्ट है 1 प्लस आई रूट 3, तो z इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 प्लस आई रूट 3। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म से, तो हमारे पास a क्या हो गया 1 और b क्या हो गया रूट 3, ये हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले मेरे को मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, तो ये वैल्यू आ गई। अब प्लस माइनस तो लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस आपने लिखा इसको 2। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि अब आपको इसका आर्ग्यूमेंट बताना है, तो आर्ग्यूमेंट कैसे बताएंगे? आर्ग्यूमेंट बताने के लिए पहले अल्फा बताना होगा। अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। b कितना है रूट 3 और a कितना है 1, ठीक है। अब ये बताइए दोनों में कोई नेगेटिव तो नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, और ये इस तरीके से सोच लीजिए, या तो ऐसे करके देख लेना है ना, और या फिर ऐसे सोच लेना कि ये जो tan होता है, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस। ये एक तरह से साइन है और ये एक तरह से कॉस है, तो साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव। चारों में से कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव, तो ये आ गया सीधे सीधे मेरे पास रूट 3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, हाँ जी, साइन कॉस का मतलब ये, जैसे जब भी कभी हम tan अल्फा की बात करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू समथिंग है, कुछ भी है, तो उसको मैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, है ना। और यहाँ पर ये ऊपर वाली टर्म जो है ये लगभग आप मान सकते हैं कि साइन अल्फा की तरह बिहेव करती है नहीं, एक्चुअली रेशो है, ठीक है, क्योंकि 1.73 है, साइन नहीं हो सकता। पर हम एक अंदाजे के तौर पर ये मानकर चल रहे हैं कि ऊपर साइन वाला टर्म होगा, नीचे कॉस वाला होगा, और साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव दे रखे हैं, ठीक है। जब दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ गए भाई। साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, वो कहाँ पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। अच्छा, किसी में ऐसा हो जाए कि साइन पॉजिटिव है और हाँ इस तरीके से लगा, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से लर्न कर लेना कि मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के पॉजिटिव रियल पार्ट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये वाला शायद ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि साइन कॉस आपने वो क्वाड्रेंट कर ही सकता है यहाँ, तो यहाँ से ज़्यादा आसान पड़ेगा। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि ये कितना आ गया, रूट 3 आ गया। रूट 3 कहाँ आता है tan के टेबल में? 60 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो इसकी रेडियन होती है, तो इसको क्या लिखेंगे π/3। अल्फा इज इक्वल टू π/3 हो गया, ठीक है। हम ये कहेंगे अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू π/3 हो गया, ठीक है। हमको यही निकालना था, हमको निकालना था एक तो इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस आ गया ये। अच्छा, किसी बुक में या हो सकता है स्कूल में शायद टीचर ने आपको ये बताया हो कि इसको आप आर ना लिखकर मॉड जेड ही लिखेंगे, वो भी एक ही बात, ठीक है ना। आर ना लिखो, आप मॉड लिख देते हैं, वो भी एक ही बात, ठीक। चलिए जी, आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अच्छा, ये मिटा दो, ये नोट कर लिया, मिटा दो, कर लो। चलिए जी, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कैमरा बीच में आ रहा है, तो ऊपर वाला कर लिया ना, ऊपर वाला बिठा इस तरफ करो।
सेकंड पार्ट है z इज इक्वल टू -2 प्लस 2i√3 -2 प्लस 2i√3 ये हो गया। तो अब इसमें सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे, यानी कि r निकालेंगे। तो r क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस i के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर r इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों भाई -2 का होल स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 4 3 से 12 हो गया, 4 ये 12 हो गया। तो r इज इक्वल टू हो गया √16 मतलब 4। तो जो इसका मॉड है, मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू तो 4 आ गई। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट कैसे होगा, tan अल्फा निकालेंगे, वैल्यू मॉडुलस ऑफ 2√3 यानी कि b अपॉन -2 है ना, b अपॉन a। तो ये एक तरह से साइन और ये एक तरह से कॉस। साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। बस ये सोच लो कि साइन कहाँ पर पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। वैसे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, लेकिन कॉस नेगेटिव चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, मुझे साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव चाहिए, ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड फोर्थ में भी चेक कर सकते हो, कहीं पर भी नहीं होगी पॉसिबिलिटी, एक ही क्वाड्रेंट में निकल कर आएगी, समझ गए। तो अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो पहले अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, मॉड है तो सिर्फ √3 बचा। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई/3 हो गया, 60 डिग्री मतलब पाई/3, ठीक है। तो अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, जब अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस पाई/3, 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई/3, समझ गए। चलिए ठीक है, आज शांत शांत से इसलिए पूछा, फिर ट्रांजिशन बड़ा अच्छा लगता है मुझे, जो बोलने वाला बच्चा अचानक पढ़ने लगता है। थर्ड पार्ट देखिए, z इज इक्वल टू -√3 माइनस i। इसको ऐसे लिख लो, -√3, इसको एक ब्रैकेट में डालो, प्लस i इंटू -1। तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है ना, a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। तो ये अब मैं इसका मॉडुलस आसानी से निकाल पाऊंगा, ठीक है। करिए, r इज इक्वल टू -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, और ये 1, ये तो हमारे पास 2 ही आ गया, r की वैल्यू तो 2 आ गई, सही है। उसके बाद देखिएगा, अब मेरे को फिर वही पहले अल्फा निकालना है, तो क्या करेंगे, tan अल्फा बेटा, जब tan अल्फा निकालेंगे तो वही b अपॉन a करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ b कितना है भाई, -1, और a कितना है, -√3, ठीक है। तो शुरुआत में साइन के साथ लिखेंगे, ये नहीं कि माइनस से माइनस काटो, मॉड का कोई मतलब नहीं होता है ना, तो वो मत सोचना। -1 तो ये आपका साइन हो गया, और -√3 ये आपका कॉस हो गया। ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा है जिसमें साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हो, थर्ड, जिसमें tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर लिखिए अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब tan अल्फा
इज इक्वल टू, अभी 1/√3 मॉड को सॉल्व कर लीजिए तो माइनस साइन खत्म हो गया, 1/√3, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री यानी कि π/6 आ गया, π/6 आ गया। उसके बाद देखिएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, माइनस ऑफ पाई माइनस π/6, 6π माइनस पाई इज 5π/6 विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस 5π/6, तो आर्ग्यूमेंट आ गया माइनस 5π/6, बिल्कुल सही है। चलिए जी अगला देखिएगा, फोर्थ पार्ट इसका एज्यूम करिए, फोर्थ पार्ट लिख रहा हूँ, आप करेंगे। फोर्थ पार्ट है z इज इक्वल टू 2√3 माइनस 2i, 2√3 माइनस 2i, बस इतना करूँगा, इसको ऐसे कर लिया 2√3 प्लस i इंटू -2, इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकाल लो जरा, और मुझे 1 मिनट दे दीजिए बस, आप लोग करिए। हाँ देखो नहीं हम ये बात नहीं अगले वाले चौथा यार मेरे को लग रहा है कि वो सेकंड वाला लगेगा, पता नहीं क्यों सेकंड वाला क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं, अच्छा कॉस पॉजिटिव नहीं होता, इस बात को पढ़ने का ना कोई काम
पासवर्ड अरे तो 108 पासवर्ड गलत है क्वेश्चन बताओ। हम एंगल निकाल रहे हैं मतलब हम ये निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं हम वो पूरा एंगल निकाल रहे हैं। ये वाला हाँ, और अगर ना 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 ये पूरा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज भाई पूरा पूरा वो वाला एंगल, तो अगर आप उस पूरे एंगल को निकालो तो भी एक ही बात है, या नेगेटिव नीचे की तरफ वाला निकालो वो भी एक ही बात है। जैसे हम 3π/2 बोलते हैं या -π/2 बोलते हैं तो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। भाई 3π/2 बोलोगे तो आप घूम कर आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और -π/2 बोलोगे तो आप यहीं से शॉर्टकट लेकर आ गए। तो वो जो नेगेटिव वाले हैं वो दोनों शॉर्टकट्स हैं। ये चलिए जी, बताओ भी हो गया ये वाला रिजल्ट बता दो जरा। आर क्या है? एक मिनट आर कितना आ रहा है पहले ये बताओ। 4 है, ठीक है। और उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट है वो -5/6 ठीक है जी। इसके बाद में फिफ्थ पार्ट, हाँ जी फिफ्थ पार्ट नोट करिए। फिफ्थ पार्ट है z इज इक्वल टू 1 + i अपॉन 1 - i 1 + i अपॉन 1 - i। तो ये z की वैल्यू है। अब पहले तो इसको ना जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में a + i वाली फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये 1 - i है इधर, इसे नीचे 1 + i से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी 1 + i से मल्टीप्लाई करा। तो z इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आ गया 1 + i का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताओ, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। समझ गए? a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी क्या बोला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर b कितना है, 1 है, i से मल्टीप्लाई होने वाला टर्म 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इसको न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे, तो न्यूमरेटर में a + b का होल स्क्वायर लगेगा, 1 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर
प्लस 2ab अपॉन 2, ये हो गया। तो z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1 और i का स्क्वायर इज -1 है और प्लस 2i और अपॉन में 2 आ गया, 1 - 1 ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो z की वैल्यू तो i आ गई, z की वैल्यू तो i आ गई। अब इसको क्या करें, इधर ही करना, रियल और इमेजिनरी पार्ट के तरीके से लिखना जरूर है। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस i इंटू 1, 0 प्लस i इंटू 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, पहले तो r निकालेंगे, तो r हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो गया, r की वैल्यू तो 1 हो गई। फिर अल्फा निकालेंगे, वही अल्फा बताओ जरा, इन्फिनिटी। बार बार लिखा था, देखिए होता क्या है, जैसे ये अल्फा है ना, जैसे tan अल्फा है, तो इसको ना ऐसे लिखा जा सकता है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस b अपॉन a, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बाकी आपकी मर्जी, चाहे tan अल्फा करके लिखें, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस b अपॉन a। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, हाँ जी, b कितना है 1 और a कितना है 0, तो भाई साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव है, साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, π/2, तो थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, थीटा भी आपका π/2, सही है भाई। 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, tan के टेबल में इन्फिनिटी कहाँ आता है, 90 डिग्री यानी कि π/2। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये भी साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो थीटा और अल्फा दोनों इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सही है। चलिए जी, इसके बाद जो है हमारा अगला 6th पार्ट इसका 1/1 + i, इस तरफ करना। हाँ जी बोलिए। इसका नहीं है, हाँ? इसका क्वेश्चन दिया हो तो साइन 90 का आया पास साइन 90 आया कहाँ से? नहीं, मतलब ऊपर हो गया, ये ऐसे आया, देखो ये तो साइन 90 की वैल्यू प्रूव करने वाला क्वेश्चन ना 10th क्लास में हटा दिया था, अगर होता तो आप ये पूछते ही नहीं। क्या 10th क्लास में साइन 90 की वैल्यू प्रूव करनी है 1 के इक्वल, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 के इक्वल, तो वो पोर्शन हटा दिया था सिलेबस में से। तो चलिए वही बता रहा हूँ, देखो साइन 90 आया कहाँ से, ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करती है। हमने ये कहा कि ये थीटा है, सर बाकी आइडेंटिटीज के लिए कर सकते हैं, हाँ बाकी आइडेंटिटीज के लिए करते हैं, साइन और कॉस नहीं सबके लिए कर सकते हैं। जो मतलब प्रूव करना है वो हाँ सब, भाई जैसे मैं अभी साइन के लिए बता रहा हूँ कि साइन 90 कहाँ से आया, हम कॉस के लिए भी कर सकते हैं, कॉस के लिए, tan के लिए, सबके लिए कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू हमको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये इसको भी प्रूव करा जा सकता है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही क्यों होती है, क्योंकि साइन जो है ना वो साइनोसॉइड की शॉर्ट फॉर्म है, और साइनोसॉइड क्या होती है, साइनोसॉइडल वेव होती है, 12th क्लास में पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है, अभी छोड़ो उसको। अच्छा, अब ये है कि साइन 90 आया कहाँ से, तो हम ये कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो ये क्या है कि ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इतना बढ़ा दिया इसको कि ये इसके पैरेलल हो गया, तो 90 डिग्री बन गया। तो भाई हाइपोटेन्यूज कहाँ गया इसका, और परपेंडिकुलर कहाँ गया। अब ये कहेंगे परपेंडिकुलर भी इसका कहाँ पहुँच गया, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, कोई इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज भी इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई वैल्यू हो गई, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 हो गई, ठीक है। हम ये कहेंगे कि वो कहाँ जाकर मिल रहा है, कहीं इन्फिनिटी पर मिल रहा है, और वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर वेरी लार्ज क्वांटिटी अपॉन हाइपोटेन्यूज वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो लार्ज क्वांटिटी अपॉन लार्ज क्वांटिटी 1 हो गया, ये ठीक है। तो ऐसे ना इनके सबके प्रूफ है। टैन में बनाएंगे नहीं, ऊपर पहुंच गया तो ये तो वो
प्रैक्टिकली तो बना ही नहीं, प्रैक्टिकली तो बना ही नहीं, है ना। लेकिन क्या है कि हम ये कह देते हैं कि हाँ इन्फिनिटी, जैसे हम ये बोल देते हैं ना, इन्फिनिटी पर रखी हुई, हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी का है, तो इन्फिनिटी पर रखी हुई चीज़ को पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। हम बस ये कहते हैं कि ये देख पाएंगे, तो उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। कोई कहेगा कि भाई अगर हम 10 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर पर रखी हुई किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो 5 किलोमीटर भी इन्फिनिटी है, ठीक है। कोई कहेगा ये 5 किलोमीटर कहाँ से इन्फिनिटी, 5 किलोमीटर तो मैं खट से चला जाऊँगा स्कूटी से, है ना। और दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं 500 किलोमीटर होगा इन्फिनिटी, वो कहेगा ना, इन्फिनिटी तो हम लाइट ईयर्स में नापेंगे, ये किलोमीटर तो कुछ यूनिट ही नहीं है। तो वो सारी बेकार की बातें। बस ये सोचो कि इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज भी, तो काफ़ी सारी चीज़ें ना एजम्पशन पर चलती हैं। तो ये एज्यूम वाली चीज़ है। कह देते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि फोकस पर रखी हुई चीज़ जो है वो इन्फिनिटी पर जाकर मीट कर जाती हैं, वो इमेजेस मिलती ही नहीं है कहीं पर, हमने बस मान लिया उसको, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद इसका 6th पार्ट देखिएगा। अरे ये पोलर फॉर्म यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई। यस सर। ठीक है, आदित्य, सोमेन, ठीक है। चलो भाई जरा देखना है, इसका 6th पार्ट है, z इज इक्वल टू 1 जो मॉड्यूलस होता है वो रूट में आ सकता है। बेटा मॉड्यूलस जो होता है वो रूट में आ सकता है। मॉडुलस रूट में आ सकता है, करेंगे कुछ क्वेश्चंस आएगा रूट में भी आएगा, इसमें ही आएगा। ठीक है। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी की फॉर्म में लेकर आना होगा। तो z इज इक्वल टू 1 अपॉन तो 1 माइनस आई से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस आई से नीचे भी कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस आई अपॉन 2। अब इसको स्प्लिट कर लो, 1 अपॉन 2 माइनस आई अपॉन 2, और लिखो थोड़ा ढंग से, 1 अपॉन 2 प्लस आई इंटू माइनस 1, 1 अपॉन 2 प्लस आई इंटू माइनस 1, ये हो गया। तो a प्लस आई की फॉर्म में आ गया। अब r निकालेंगे यानी कि मॉडुलस निकालेंगे, तो r कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज 1 अपॉन 4, और ये कितना हो गया, ये भी 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 इज 1 अपॉन 2, एक्चुअली 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन रूट 2। ये तो आ गया मॉडुलस, r की वैल्यू तो आ गई 1 अपॉन रूट 2। उसके बाद अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। कितना आ रहा है, 5 नेगेटिव में तो नहीं आ रहा, फाइव बाई 4 है, 5 बाई 4 है। चलिए जी, अब देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b अपॉन a माइनस 1/2 अपॉन प्लस का 1/2, तो ये साइन और ये कॉस। तो आप ये देखिएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों, क्योंकि हमारा साइन वहीं पर नेगेटिव और कॉस वहीं पर पॉजिटिव होता है। तो हम लिखेंगे अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और बाकी tan अल्फा जब इसको सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू π/4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा तो माइनस π/4, तो थीटा की वैल्यू माइनस π/4 आ गई। क्लियर है, ठीक है। बताओ भाई ऑनलाइन वाले, एक और देखिएगा,
Write the following complex numbers in the polar form. तो पहला दे रखा है z इज इक्वल टू -3√2 + 3√2i। तो r कैसे निकालेंगे? -3√2 का स्क्वायर + 3√2 का स्क्वायर, -3√3 का हो गया 9 और 2√2 का हो गया 2, तो 3 2 जा सॉरी 9 2 जा 18 + 18 36 और 36 का रूट हो गया 6। फिर tan अल्फा इज इक्वल टू 3√2 अपॉन -3√2, तो साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और फिर tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, तो अल्फा इज इक्वल टू 5/4। थीटा कितना आ रहा है? 3/4। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 5/4। अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस 5/4, 3π/4 इतना हो गया। देयरफॉर इन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r कितना आया था? 6 ब्रैकेट में लिखेंगे cos थीटा, थीटा कितना है? 3π/4, तो cos 3π/4 प्लस i साइन 3π/4, ये होता है आपका पोलर फॉर्म। ठीक है, अब से पहले वाले क्वेश्चंस में सिर्फ हमसे मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकलवाया जा रहा था, अब वो बोल रहे हैं कि पोलर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप cos 3π/4 की वैल्यू कैलकुलेट करो, sin 3π/4 की वैल्यू कैलकुलेट करो, 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है ना? तो तभी के तभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कहीं कुछ गलती तो नहीं करी। ठीक है, इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में